नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम ITI TO एग्जाम के लिए जावा स्क्रिप्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। अभी जो ITI TO का एग्जाम होने वाला है कोपा ट्रेड के लिए, उसमें कुछ क्वेश्चन जावा स्क्रिप्ट से भी पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम जावा स्क्रिप्ट को थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी समझेंगे ताकि हमें यह नॉलेज हो जाए कि जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम किस प्रकार बनाया जाता है, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम में कौन कौन सी चीजों को यूज किया जाता है और जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम को किस प्रकार रन किया जाता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जावा स्क्रिप्ट क्या है। जावा स्क्रिप्ट क्या है? तो जावा स्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है? जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को क्लाइंट कंप्यूटर पर रन किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम को रन करने के लिए सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है। एक होती है सर्वर साइड लैंग्वेज, एक होती है क्लाइंट साइड लैंग्वेज। सर्वर साइड लैंग्वेज को रन करने के लिए सर्वर की आवश्यकता होती है, जैसे कि PHP, ASP, यह सभी सर्वर साइड लैंग्वेज हैं। यदि हमें इनका प्रोग्राम बनाना है, चलाना है, तो हमें सर्वर को इंस्टॉल करना होता है। जबकि जो जावा स्क्रिप्ट है वह एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब इसको रन करने के लिए सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है। हम क्लाइंट कंप्यूटर पर जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम बना सकते हैं और रन कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट क्यों यूज की जाती है? जावा स्क्रिप्ट डायनामिक वेब पेज बनाने की सुविधा देती है। डायनामिक वेब पेज HTML के द्वारा स्टैटिक वेब पेज बनाए जाते हैं। HTML में जावा स्क्रिप्ट को जोड़कर डायनामिक वेब पेज बना दिए जाते हैं। डायनामिक वेब पेज कौन से होते हैं? डायनामिक वेब पेज वह वेब पेज होते हैं जिनका कंटेंट रन टाइम पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, रन टाइम पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो यदि हमें डायनामिक वेब पेज बनाने हैं तो हमें जावा स्क्रिप्ट का यूज करना होता है। करंट टाइम पर जो भी वेबसाइट बनाई जाती हैं उनमें जावा स्क्रिप्ट का यूज जरूर किया जाता है, क्योंकि यह वेब पेज में, वेबसाइट में डायनामिक कंटेंट को ऐड करने की सुविधा प्रदान करती है। तो अभी हमने यह समझा जावा स्क्रिप्ट क्या है, इसका पर्पस क्या है, उपयोग क्या है। अब हम जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाना सीखने वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट में प्रोग्राम किस प्रकार बनाया जाता है। जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाने के लिए आपको किसी भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर का यूज करना है। टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो हमें टेक्स्ट को टाइप करने की और एडिट करने की सुविधा देते हैं, जैसे कि नोटपैड++, विजुअल स्टूडियो कोड। कई प्रकार के टेक्स्ट एडिटर होते हैं, कोड एडिटर होते हैं, जिनका उपयोग आप प्रोग्राम बनाने के लिए कर सकते हैं। और जब आप प्रोग्राम को बना लेंगे तो प्रोग्राम को रन करने के लिए वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। वेब ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स। तो जो जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम है वह बनता टेक्स्ट एडिटर पर है, लेकिन रन कहां होता है? वेब ब्राउजर पर। आज हम जो जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाने वाले हैं वह हम विजुअल स्टूडियो कोड पर बनाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा कोड एडिटर है, जो कि करंट टाइम पर बहुत अधिक यूज किया जाता है। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाना सीखते हैं। यह हमारा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है, जहां पर हमने एक जावा स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं हमने यहां पर एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है, जावा स्क्रिप्ट। अब हमें इस फोल्डर में एक फाइल ऐड करनी है, जिस फाइल में हम अपना जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो हमें यहां पर न्यू फाइल पर ऐड फाइल ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे फोल्डर में एक फाइल ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने इस फाइल का नाम दिया है सैंपल और डॉट हमने लगा दिया है HTML, क्योंकि हम HTML के अंदर जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले हैं। तो हमने अपने एक फाइल को ऐड किया जिसका नाम हमने दिया है sample.html। हमने इसका दिया है एक्सटेंशन, क्योंकि हम HTML के अंदर ही जावा स्क्रिप्ट को अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें HTML टैग को लगाना होगा। HTML, क्योंकि जो HTML पेज बनता है, HTML डॉक्यूमेंट बनता है, उसकी शुरुआत HTML टैग से होती है। इसके बाद हमने हेड टैग को लगाया। हेड टैग के अंदर हम टाइटल टैग को यूज कर सकते हैं। टाइटल टैग में हमें अपने वेब पेज का एक टाइटल देना होता है। यह टाइटल वेब ब्राउजर के टाइटल बार पर शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने
टाइटल दे दिया है जावा स्क्रिप्ट। मतलब जब हमारा यह प्रोग्राम रन होगा तो जो वेब ब्राउजर का टाइटल बार होगा वहां पर हमें क्या टाइटल शो किया जाएगा, जावा स्क्रिप्ट। तो हमने HTML टैग को लगाया, हेड टैग को लगाया, हेड के अंदर हमने टाइटल टैग को लगा दिया। अब हम हेड टैग के बाद बॉडी टैग को ओपन करेंगे। बॉडी हमारे वेब पेज का जो भी एक्चुअल कंटेंट होता है, जो भी एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, वह बॉडी टैग में टाइप की जाती है। अब हम बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग को लगाने वाले हैं। स्क्रिप्ट टैग को यदि हमें HTML में जावा स्क्रिप्ट को ऐड करना है तो स्क्रिप्ट टैग की आवश्यकता होती है। स्क्रिप्ट टैग हमने स्क्रिप्ट टैग को लगाया, इसका हम एक एट्रीब्यूट लगाने वाले हैं लैंग्वेज। हमने स्क्रिप्ट टैग को लगाया और इसका एक एट्रीब्यूट लगाया लैंग्वेज, स्क्रिप्ट लैंग्वेज। और हमें कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, जावा स्क्रिप्ट। तो हमने यहां पर इसकी वैल्यू दे दी है जावा स्क्रिप्ट। हमारे वेब पेज के अंदर हमने एक स्क्रिप्ट टैग लगाया है। स्क्रिप्ट टैग क्या होता है, जो कि जावा स्क्रिप्ट को HTML में ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। लैंग्वेज इसका एक एट्रीब्यूट है और हमें कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, जावा स्क्रिप्ट। यहां से हम जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें जावा स्क्रिप्ट के द्वारा एक सिंपल आउटपुट प्रिंट करना है अपने वेब पेज पर। जो हमारा वेब पेज बन रहा है उस पर यदि हमें एक सिंपल आउटपुट प्रिंट करना है तो हमें यहां पर लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जावा स्क्रिप्ट में यदि आपको वेब पेज पर कोई आउटपुट दिखाना है तो आप एक मेथड, एक फंक्शन यूज कर सकते हैं राइट, जिसको यूज करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना होता है। हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसका मतलब क्या है, हमें अपने डॉक्यूमेंट पर, HTML डॉक्यूमेंट पर कोई आउटपुट राइट करना है, प्रिंट करना है। और यहां पर आप अपना कोई मैसेज या वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर एक मैसेज दे दिया फर्स्ट प्रोग्राम। इसके बाद हमने सेमीकोलन लगाया। सेमीकोलन को हम ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे। जावा स्क्रिप्ट के जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो भी लाइंस होती हैं, उनको सेमीकोलन से एंड किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है। केवल कंडीशन में सेमीकोलन का यूज नहीं किया जाता है। यह हमने जावा स्क्रिप्ट का एक सिंपल प्रोग्राम बना दिया। यह जावा स्क्रिप्ट का बिल्कुल एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें हमने एक आउटपुट प्रिंट किया है फर्स्ट प्रोग्राम। अब यदि हमें इस प्रोग्राम को रन करना है तो हम अपने लाइव सर्वर को ऑन करेंगे। लाइव सर्वर को, जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है, इसमें हमने लाइव सर्वर एक्सटेंशन को ऐड किया है जो कि प्रोग्राम को रन करने की सुविधा देता है। तो हम राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करेंगे। जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, इसको यूज करने के लिए सर्वर की जरूरत नहीं है। हम जो लाइव सर्वर यूज कर रहे हैं वह केवल हम अपने प्रोग्राम को चेक करने के लिए कर रहे हैं, जो कि विजुअल स्टूडियो कोड का एक एक्सटेंशन होता है जो प्रोग्राम को रन करने की सुविधा देता है। तो आप देख सकते हैं यह हमारा प्रोग्राम रन हो गया और हमें आउटपुट मिल गया फर्स्ट प्रोग्राम। तो हमने जावा स्क्रिप्ट का एक सिंपल प्रोग्राम बनाया जिसमें एक आउटपुट प्रिंट किया है फर्स्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हमने HTML टैग लगाया, हेड टैग लगाया, टाइटल टैग लगाया। यहां पर हमने एक टाइटल भी दिया है जावा स्क्रिप्ट। यह टाइटल कहां शो किया जाता है, वेब ब्राउजर के टाइटल बार में। यहां पर हमें टाइटल शो किया जा रहा है। इसके बाद हमने टाइटल टैग को क्लोज किया, हेड टैग को क्लोज किया, देन हमने लगाया बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हमने लगाया स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग क्या है, जो जावा स्क्रिप्ट को HTML में यूज करने के लिए यूज किया जाता है। हमने स्क्रिप्ट टैग का एक एट्रीब्यूट लगाया लैंग्वेज। हमें कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, जावा स्क्रिप्ट। और जावा स्क्रिप्ट में यदि हमें वेब पेज पर कोई आउटपुट प्रिंट करना है तो हमने यूज किया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब क्या है, हमें डॉक्यूमेंट पर कोई चीज राइट करनी है, आउटपुट प्रिंट करना है। यह है जावा स्क्रिप्ट का बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम। अब यदि आपको जावा स्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल बनाना है, कोई वैल्यू स्टोर करनी है, कोई कैलकुलेशन करना है, तो आप उसके आधार पर प्रोग्राम को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें जावा स्क्रिप्ट में 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है, तो पहले हमें कुछ वेरिएबल बनाने होंगे। वेरिएबल क्या होते हैं, जो कि वैल्यू को स्टोर करते हैं। और वेरिएबल बनाने के लिए बेर कीवर्ड का यूज किया जाता है। बेर हमने लिखा VAR, एक वेरिएबल हमने बना दिया A, इसकी वैल्यू हमने रख दी 10। सेकेंड वेरिएबल हमने बना दिया वेरिएबल B, इसकी वैल्यू हमने रख दी 20।
यहां पर हमने जावास्क्रिप्ट में दो वेरिएबल बनाए हैं। वेरिएबल बनाने के लिए वेर कीवर्ड का यूज किया जाता है, वेर VAR। इसके बाद हमने एक और वेरिएबल बनाया, वेरिएबल C, जिसमें हमने रख दिया A+B। इसका मतलब क्या है, एक वेरिएबल है A, एक वेरिएबल है B, दोनों की हमने वैल्यू दी, वैल्यू इनिशियलाइज करी, उसके बाद दोनों को जोड़कर हमने C में रख दिया। अब हमें आउटपुट प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हमारा आंसर किस वेरिएबल में है, C वेरिएबल में, तो हम यहां पर C को प्रिंट कर देंगे। इसका मतलब क्या है, A और B को ऐड करके C में रखा और C को हमने आउटपुट में प्रिंट कर दिया। Ctrl+S से हम प्रोग्राम को सेव करते हैं और अपने ब्राउजर को चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पर हमें आंसर कितना मिल गया, 30 आंसर मिल गया। यह होता है जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम। जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान होती है, कुछ बेसिक रूल्स के आधार पर इसका प्रोग्राम बनाया जाता है। हमने यहां पर 2 नंबर को जोड़ने का एक सिंपल सा प्रोग्राम बना दिया जो कि जावास्क्रिप्ट के द्वारा बना है। अब यदि हमें जावास्क्रिप्ट में कंडीशन चेक करनी है तो हम कंडीशन चेक कर सकते हैं इफ एल्स के द्वारा। हमें यदि किसी टास्क को रिपीट करना है तो हम लूपिंग का यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में कई प्रकार के फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई कंडीशन चेक करना है, हमने एक वेरिएबल बनाया m, और m की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर दे दी 40। m एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी है, 40। हमें कंडीशन चेक करनी है तो हम लिखेंगे इफ। इफ क्या करता है, एक कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन सही होगी तो आपको सही रिजल्ट देगा, और कंडीशन गलत होगी तो एल्स के द्वारा हमें फॉल्स रिजल्ट दे दिया जाएगा। हमने यहां पर एक कंडीशन दे दी, m की वैल्यू यदि बड़ी और बराबर है 33 से, तो हमें एक मैसेज प्रिंट करना है। तो मैसेज प्रिंट करने के लिए हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे दे दिया पास। इसका मतलब क्या है, यदि m की वैल्यू 33 से बड़ी है तो आउटपुट क्या प्रिंट होना चाहिए, पास। इसके बाद हमने लगाया एल्स। एल्स मतलब अन्यथा। अन्यथा हमें क्या प्रिंट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहां पर हमने एक और मैसेज दे दिया फेल। यदि m की वैल्यू 33 से बड़ी होगी तो क्या आउटपुट आ जाएगा, पास, और यदि m की वैल्यू 33 से कम होगी तो क्या आ जाएगा, फेल हो जाएगा। यहां पर हमने एक कंडीशन का प्रोग्राम बना दिया, कंडीशन का। हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। आप देख सकते हैं आउटपुट क्या आ रहा है, पास, क्योंकि हमने m की वैल्यू क्या रखी है, m की वैल्यू हमने रखी है 40। यदि हम m की वैल्यू को कम कर देंगे, 33 से कम कर देंगे, तो अब आउटपुट क्या आ जाएगा, फेल आ जाएगा। यह होता है जावास्क्रिप्ट में कंडीशन को चेक करना। कंडीशन को चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इफ एल्स का। यहां पर हमने कंडीशन का एक प्रोग्राम बना दिया। यदि आपको जावास्क्रिप्ट में लूपिंग का यूज करना, लूपिंग, लूप क्या होता है, जो कि किसी कोड को या किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने की सुविधा देता है, मल्टीपल टाइम्स दोहराने की, रिपीट करने की सुविधा देता है, वह होता है लूप। तो हम यहां पर लूप को यूज कर सकते हैं। हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक वेरिएबल बनाया a, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने कर दी 1। मतलब हमारा लूप कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। देन हमने यहां पर पहला लूप लगाया व्हाइल लूप। जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल टाइप्स के लूप होते हैं, हमने पहला लूप लगाया व्हाइल लूप, और इसमें एक कंडीशन दे दी हमने a<=10। मतलब जब तक a की वैल्यू 10 से छोटी है तब तक हमें कोई टास्क रिपीट करना है। ध्यान रखें, कंडीशन में और लूपिंग में सेमीकोलन का यूज नहीं किया जाता है। अब हमें आउटपुट प्रिंट करना है तो हमने यहां पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हमने a की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। मतलब a 1 है, यह 10 तक जाएगा a, और हर बार a को प्रिंट किया जाएगा। लेकिन हमें a की वैल्यू को 1 के बाद 2 करना है, 2 के बाद 3 करना है, 3 के बाद 4 करना है, तो हम यहां पर a की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देंगे। यह हमने इंक्रीमेंट कर दिया। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a बराबर a+1। यह भी होता है इंक्रीमेंट। और आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a++। दोनों का मतलब एक है। यह एक यूनरी ऑपरेटर होता है, यूनरी ऑपरेटर। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब यदि हम अपने प्रोग्राम का आउटपुट चेक करें तो आप देख सकते हैं हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 से लेकर 10 तक के नंबर। मतलब हमारा लूप 10 बार रन किया गया है। तो हमें कोई टास्क को यदि रिपीट करना है, किसी टास्क को यदि दोहराना है, तो हम लूपिंग का यूज कर सकते हैं। यह होती है जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने सिंपल प्रोग्राम को बनाना सीखा, कंडीशन को चेक करना सीखा, लूप को अप्लाई करना सीखा। तो इस प्रकार से आप
किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर पर जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बना सकते हैं और उसको वेब ब्राउजर पर चेक कर सकते हैं। तो हमने यहां बहुत कम समय में जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम बनाना सीखा है। अब हम जावास्क्रिप्ट से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को समझने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी स्लाइड पर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्रिएट करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही समझ लिया। जब हमने प्रोग्राम बनाना सीखा तब हमने इस कीवर्ड का यूज किया था। जावास्क्रिप्ट में यदि हमें कोई वेरिएबल बनाना होता है तो हमें वेर कीवर्ड का यूज करना होता है। वेर, VAR। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होती है जो सिंगल वैल्यू को स्टोर करती है। यदि हमें प्रोग्राम में एक सिंगल वैल्यू स्टोर करनी है तो हमें वेरिएबल क्रिएट करना होता है और वेरिएबल की वैल्यू को चेंज भी किया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट में यदि वेरिएबल बनाना है तो VAR कीवर्ड का यूज किया जाता है। आंसर होगा इसका VAR, वेर कीवर्ड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में जावास्क्रिप्ट कोड को ऐड करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। HTML में जावास्क्रिप्ट कोड को ऐड करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही समझ लिया। जब हम HTML में जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करते हैं तो हमें स्क्रिप्ट टैग लगाना होता है। स्क्रिप्ट टैग जावास्क्रिप्ट के कोड को HTML में ऐड करने की सुविधा प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्क्रिप्ट टैग। HTML में जावास्क्रिप्ट कोड को जोड़ने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट में कितने प्रकार के डायलॉग बॉक्स उपयोग किए जाते हैं। जावास्क्रिप्ट में कितने प्रकार के डायलॉग बॉक्स यूज किए जाते हैं। डायलॉग बॉक्स क्या होता है? डायलॉग बॉक्स एक विंडो होती है। हम कह सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स एक विंडो होती है जो कि वेबसाइट के रन टाइम पर शो की जाती है। एक विंडो के समान होता है डायलॉग बॉक्स। हमसे पूछा गया है जावास्क्रिप्ट में कितने प्रकार के डायलॉग बॉक्स यूज किए जाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में 3 डायलॉग बॉक्स होते हैं। 3। एक होता है प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स, प्रॉम्प्ट जिससे हम रन टाइम पर वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। एक होता है अलर्ट डायलॉग बॉक्स, अलर्ट। और एक होता है कन्फर्म डायलॉग बॉक्स, कन्फर्म डायलॉग बॉक्स। जावास्क्रिप्ट में 3 प्रकार के डायलॉग बॉक्स यूज किए जाते हैं। प्रॉम्प्ट, अलर्ट, कन्फर्म, 3 प्रकार के डायलॉग बॉक्स। प्रॉम्प्ट से वैल्यू इनपुट होती है और अलर्ट और कन्फर्म में हम कोई आउटपुट या कोई मैसेज शो कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3। जावास्क्रिप्ट में 3 प्रकार के डायलॉग बॉक्स यूज किए जाते हैं। हम डायलॉग बॉक्स को जावास्क्रिप्ट में प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। यह हमारा जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है। यदि हम इस जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में एक डायलॉग बॉक्स को ऐड कर दें, जैसे हमने ऐड कर दिया अलर्ट डायलॉग बॉक्स को, हमने लिखा अलर्ट, एक ब्रैकेट ओपन किया और यहां पर एक मैसेज दे दिया जैसे कि वेलकम। इसका मतलब क्या है? जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो हमारे सामने अलर्ट डायलॉग बॉक्स आएगा और उस पर मैसेज क्या शो किया जाएगा? वेलकम। हम प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं तो आप देख सकते हैं अब हमारे प्रोग्राम में एक हमें अलर्ट बॉक्स शो किया जा रहा है जिस पर मैसेज क्या आ रहा है? वेलकम। जैसे ही आप ओके करेंगे यह अलर्ट बॉक्स हाइड हो जाएगा। प्रोग्राम को रन करने पर अब हमें क्या शो किया जा रहा है? एक अलर्ट बॉक्स। ओके करने पर यह हाइड हो जाता है। तो अलर्ट, कन्फर्म और प्रॉम्प्ट जावास्क्रिप्ट में 3 प्रकार के डायलॉग बॉक्स होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट किस प्रकार की लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट किस प्रकार की लैंग्वेज है? इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही समझ लिया था। जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड है मतलब इसको रन करने के लिए सर्वर की आवश्यकता नहीं है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है मतलब जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लाइन बाय लाइन रन होता है, इंटरप्रेटर के द्वारा रन किया जाता है। एक होता है कंपाइलर जो कि कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल कर देता है सभी लाइंस को, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है?
प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब इसके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया जाता है और जावा स्क्रिप्ट में इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट करने वाला फर्स्ट ब्राउजर कौन सा है? जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट करने वाला फर्स्ट ब्राउजर कौन सा है? ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। तो जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट करने वाला पहला ब्राउजर है नेटस्केप। नेटस्केप ब्राउजर के द्वारा फर्स्ट टाइम जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट किया गया था। जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट करने वाला पहला ब्राउजर है नेटस्केप। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नेटस्केप। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट के द्वारा किस प्रकार के वेब पेज क्रिएट किए जाते हैं? जावा स्क्रिप्ट के द्वारा किस प्रकार के वेब पेज क्रिएट किए जाते हैं? तो जावा स्क्रिप्ट के द्वारा डायनामिक वेब पेज बनाए जाते हैं। डायनामिक वेब पेज कौन से होते हैं? जिनका कंटेंट रन टाइम पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। HTML के द्वारा स्टैटिक वेब पेज बनाए जाते हैं, लेकिन जावा स्क्रिप्ट के द्वारा डायनामिक वेब पेज बनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डायनामिक वेब पेज। जावा स्क्रिप्ट के द्वारा डायनामिक वेब पेज क्रिएट किए जाते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में कंडीशन चेक करने के लिए किस स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है? जावा स्क्रिप्ट में यदि हमें कोई कंडीशन चेक करनी है तो हम किस स्टेटमेंट का यूज करेंगे? हमने प्रोग्राम में भी देखा, यदि हमें जावा स्क्रिप्ट में कंडीशन चेक करनी है तो हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इफ एक कंडीशन को चेक करता है और यदि कंडीशन ट्रू होती है तो हमें ट्रू रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। जावा स्क्रिप्ट में कंडीशन को चेक करने के लिए इफ स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में कौन सा ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड पर वर्क करता है? जावा स्क्रिप्ट में कौन सा ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड पर वर्क करता है? यहां पर आपको दो चीजें समझनी होगी, ऑपरेटर और ऑपरेंड। ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर तो सिंबल होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड। लेकिन ऑपरेंड क्या होते हैं? ऑपरेंड मतलब होते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा a प्लस बी, तो a और b दो ऑपरेंड हैं और प्लस एक ऑपरेटर है, मतलब ऑपरेटर को ऑपरेंड के साथ यूज किया जाता है। ऑपरेटर को ऑपरेंड के साथ यूज किया जाता है। तो a और b हो गए हमारे ऑपरेंड और प्लस हो गया हमारा ऑपरेटर। हमसे पूछा गया है कौन सा ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड पर यूज होता है? वह होते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर को सिंगल ऑपरेंड पर यूज किया जाता है। प्लस प्लस और माइनस माइनस, यह होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यह होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाने के लिए इंक्रीमेंट, वेरिएबल की वैल्यू को घटाने के लिए डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर होते हैं, जो कि यूनरी ऑपरेटर हैं, सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज किए जाते हैं। अभी हमने जो लूप का प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने यूनरी ऑपरेटर का यूज किया था। इसको हम प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर एक वेरिएबल बनाया ए की वैल्यू हमने कर दी 10। ए की वैल्यू हमने कितनी रखी है? 10। हमने अलर्ट बॉक्स में ए को प्रिंट किया। अलर्ट बॉक्स में किसको प्रिंट कर दिया? ए को। मतलब ए की जो 10 वैल्यू है वह हमें अलर्ट बॉक्स में शो की जाएगी। यदि हम प्रोग्राम का आउटपुट चेक करें तो आप देख सकते हैं अलर्ट बॉक्स पर हमें कितना शो किया जा रहा है? 10। अब यदि हमें इस ए की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना है, 1 से, तो हम लिखेंगे ए प्लस प्लस, मतलब ए की जो भी वैल्यू थी उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। एक वेरिएबल पर, एक ऑपरेंड पर लगा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसलिए इसे बोला जाता है यूनरी ऑपरेटर। अब आप देख सकते हैं जैसे ही हमारे प्रोग्राम को हम रिफ्रेश करेंगे तो हमें कितना आउटपुट देखने मिलेगा? 11, क्योंकि ए की वैल्यू पहले 10 थी और जैसे हमने उसमें इंक्रीमेंट किया तो कितनी हो गई? 11 हो गई। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर होते हैं जो कि सिंगल ऑपरेंड पर यूज किए जाते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में कमेंट ऐड करने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है?
यदि हमें जावास्क्रिप्ट में कमेंट लाइन ऐड करनी है तो हम किस सिंबल का उपयोग कर सकते हैं। कमेंट क्या होती हैं? कमेंट लाइन प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जाती हैं। जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम की प्रत्येक लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए कमेंट लाइन को ऐड किया जाता है। कमेंट लाइन प्रोग्राम के आउटपुट में शो नहीं होती हैं। कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा कमेंट लाइन को चेक नहीं किया जाता है। यदि हम कमेंट लाइन में कोई मिस्टेक भी कर देते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे प्रोग्राम पर नहीं होता है। केवल कमेंट लाइन का उपयोग प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। जावास्क्रिप्ट में हम सिंगल लाइन का कमेंट बना सकते हैं। सिंगल लाइन का, यदि हमें एक लाइन को कमेंट लाइन बनाना है तो हम डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करेंगे, 2 बार फॉरवर्ड स्लैश। और यदि हमें मल्टीपल लाइन का या मल्टी लाइन का कमेंट बनाना है तो हम फॉरवर्ड स्लैश के साथ एस्ट्रिक का यूज करेंगे। इसके बाद अपनी लाइंस को टाइप करेंगे और एस्ट्रिक स्लैश से इसको क्लोज कर देंगे। सिंगल लाइन कमेंट के लिए 2 बार फॉरवर्ड स्लैश और मल्टी लाइन कमेंट के लिए फॉरवर्ड स्लैश के साथ एस्ट्रिक और एस्ट्रिक स्लैश से इसको हम क्लोज कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हम 2 प्रकार के कमेंट लगा सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए 2 बार फॉरवर्ड स्लैश यूज किया जाता है, जबकि मल्टी लाइन कमेंट के लिए फॉरवर्ड स्लैश के साथ एस्ट्रिक सिंबल का यूज किया जाता है। कमेंट लाइन क्या होती है? कमेंट लाइन का यूज प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट में बॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉम का, BOM का फुल फॉर्म क्या होता है? जावास्क्रिप्ट में बॉम का फुल फॉर्म होता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, बॉम का फुल फॉर्म होता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से इंटरेक्ट कराता है। बॉम का फुल फॉर्म होता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि जावास्क्रिप्ट को वेब ब्राउजर से इंटरेक्ट कराता है। बॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट में डॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी हमने देखा बॉम का फुल फॉर्म ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, अब हमसे पूछा गया है डॉम का फुल फॉर्म क्या है? डॉम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जावास्क्रिप्ट में डॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम का फुल फॉर्म होता है। डॉम के द्वारा हम अपने वेब पेज के किसी भी ऑब्जेक्ट को डायनामिकली एक्सेस कर सकते हैं। डायनामिकली एक्सेस करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को डॉम का यूज किया जाता है। और जावास्क्रिप्ट में डॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट में किसी टास्क को रिपीट करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। जावास्क्रिप्ट में किसी टास्क को रिपीट करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। यदि हमें जावास्क्रिप्ट में किसी टास्क को या किसी कोड को बार बार रिपीट करना है तो हम किसका यूज करेंगे? जावास्क्रिप्ट में लूप्स का यूज किया जाता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो, यदि उसमें हमें कोई टास्क रिपीट करना है तो हम लूप का यूज करते हैं। लूप का, जैसे कि व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप। अभी हमने स्टार्टिंग में व्हाइल लूप का एक प्रोग्राम भी बनाया था जिसमें हमने 1 से लेकर 10 तक के नंबर को प्रिंट किया था। आपने देखा था वहां पर हमने एक ही टास्क को बार बार रिपीट किया था। तो रिपीट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? लूप का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट में यूजर डिफाइन फंक्शन क्रिएट करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? जावास्क्रिप्ट में यूजर डिफाइन फंक्शन क्रिएट करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? यदि हमें यूजर डिफाइन फंक्शन बनाना है तो हम कौन सा कीवर्ड लगाएंगे? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। फंक्शन कोड का एक ब्लॉक होता है। फंक्शन के अंदर कोडिंग होती है। फंक्शन को 2 प्रकार से यूज किया जाता है। एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन, मतलब पहले से बने हुए फंक्शन। एक होते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन। यूजर डिफाइन फंक्शन मतलब जिनको यूजर के द्वारा बनाया जाता है, यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। हमसे पूछा गया है यूजर डिफाइन फंक्शन को क्रिएट करने के लिए किस कीवर्ड का यूज किया जाता है?
तो यदि हमें जावास्क्रिप्ट में यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो फंक्शन कीवर्ड का यूज किया जाता है। फंक्शन कीवर्ड के द्वारा जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को बनाया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट को किसके द्वारा बनाया गया है? जावास्क्रिप्ट को किसके द्वारा बनाया गया है? ब्रेंडन ईच के द्वारा जावास्क्रिप्ट को बनाया गया है। जावास्क्रिप्ट को ब्रेंडन ईच के द्वारा बनाया गया है। और कब बनाया गया था? सन 1995 में। सन 1995 में नेटस्केप के लिए जावास्क्रिप्ट को बनाया गया था। जावास्क्रिप्ट को ब्रेंडन ईच के द्वारा 1995 में बनाया गया है और नेटस्केप के लिए बनाया गया था। तो यहां पर हमने एक साथ 3 क्वेश्चन तैयार करे। जावास्क्रिप्ट को ब्रेंडन ईच के द्वारा बनाया गया है, सन 1995 में बनाया गया था और यह नेटस्केप के लिए बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रेंडन ईच। जावास्क्रिप्ट को ब्रेंडन ईच के द्वारा बनाया गया है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। जावास्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? जावास्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? अभी हमने जो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने क्या किया था? HTML के अंदर ही जो हमारा HTML का प्रोग्राम था उसके अंदर ही कौन सा टैग लगा दिया था? स्क्रिप्ट, जिससे हमने यहीं पर जावास्क्रिप्ट को ऐड कर दिया था। मतलब हमने HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट को लगा दिया था। लेकिन हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट मतलब एक HTML का प्रोग्राम हमने अलग बनाया और एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम अलग बनाया। जो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम सेव होगा वह सेव होगा .js एक्सटेंशन से और बाद में हम इस प्रोग्राम को किससे लिंक कर देंगे? HTML से। हमने जो प्रोग्राम आज बनाया था उसमें हमने HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट किया था, लेकिन हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब HTML का कोड अलग, जावास्क्रिप्ट का कोड अलग। जब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा जाता है उस फाइल को सेव करते समय .js एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .js। .js जावास्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा लूप कंडीशन को चेक करने से पहले एक बार कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है? कौन सा लूप कंडीशन को चेक करने से पहले एक बार कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है? हमने लूप को समझा। लूप क्या होता है? किसी स्टेटमेंट को या किसी कोड को बार बार दोहराने के लिए, रिपीट करने के लिए लूप का यूज किया जाता है। लूप कई प्रकार के होते हैं, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर। लेकिन हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा लूप है जो कंडीशन को चेक करने से पहले एक बार कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है? जो लूप होते हैं पहले वह कंडीशन को चेक करते हैं। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ही कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है, अदरवाइज कोड को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। लेकिन डू व्हाइल लूप एक ऐसा लूप होता है, डू व्हाइल, जो पहले एक बार स्टेटमेंट को रन कर देता है उसके बाद कंडीशन को चेक करता है। डू व्हाइल लूप एक बार स्टेटमेंट को रन करेगा उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा, जबकि व्हाइल और फॉर लूप पहले कंडीशन को चेक करते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। हमने यहां पर एक लूप का प्रोग्राम बनाया। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल बनाया ए की वैल्यू है अभी 1। ए की वैल्यू कितनी दी है हमने? 1। इसके बाद हम व्हाइल लूप लगा रहे हैं। पहले व्हाइल, हमने व्हाइल लूप लगाया, यहां पर कंडीशन दी है a लेस देन इक्वल टू 10। जब तक a की वैल्यू 10 से छोटी होगी तब तक हमें लूप को चलाना है और हमें आउटपुट प्रिंट करना है। तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हमने यहां पर a की वैल्यू को प्रिंट कर दिया और हमें a की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो हमने लिखा है a++, मतलब a की वैल्यू को हम बढ़ा देंगे। अब यदि हम इस प्रोग्राम का आउटपुट चेक करें तो आप देख सकते हैं हमें यहां पर 1 से लेके 10 तक के नंबर शो किए जा रहे हैं। हमारा लूप 1 से स्टार्ट हुआ, 10 तक चला है। अब यदि हम इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस कर दें, हम यहां पर a की वैल्यू को कर दें 11। अब क्या मतलब है इसका? a की वैल्यू स्टार्टिंग में 11 है और कंडीशन क्या दी हमने? लूप को तब तक रन करना है जब तक a की वैल्यू 10 से छोटी हो। तो पहली बार में ही कंडीशन गलत हो गई। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू तो हमने 11 कर दी, जबकि कंडीशन क्या दी है? जब तक 10 से छोटा है a तब तक लूप को चलाना है। लेकिन a की वैल्यू हमने कितनी रख दी है?
11 रख दी है। तो अब हमारा लूप आप देख सकते हैं यहां पर हमें कोई आउटपुट शो नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि व्हाइल लूप पहले कंडीशन को चेक कर रहा है, उसके बाद स्टेटमेंट को रन कर रहा है। अब यदि यही काम हम डू व्हाइल लूप से करें, डू व्हाइल, तो हमें यहां पर लिखना होगा डू व्हाइल लूप की स्टार्टिंग होती है डू से। हमने करली ब्रेसेस को ओपन किया, हमने यहां पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमें आउटपुट प्रिंट करना है तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हमने ए को प्रिंट किया और यहां पर ए की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया 1 से। और डू व्हाइल लूप में कंडीशन को बाद में लगाया जाता है, कंडीशन बाहर रहती है लूप के। हमने यहां पर कंडीशन दे दी ए जब तक छोटा या बराबर है 10 से। डू व्हाइल लूप एक ऐसा लूप होता है जिसमें सेमीकोलन का यूज किया जाता है। व्हाइल लूप में, फॉर लूप में या किसी भी कंडीशन में सेमीकोलन यूज नहीं होता, लेकिन डू व्हाइल लूप में सेमीकोलन यूज होता है। हमने यहां पे क्या लूप लगाया है, ए की वैल्यू 11 है, 11 है, और हमें ए को प्रिंट करना है, हर बार ए को प्लस प्लस करना है। और कब तक करना है? जब तक ए की वैल्यू 10 से छोटी है। बट ए की वैल्यू तो 10 से छोटी है ही नहीं है। ए की वैल्यू कितनी है स्टार्टिंग में? 11 है, 11 है। मतलब यहां पर डू व्हाइल लूप हमें एक बार आउटपुट देगा। आप देख सकते हैं इसने एक बार आउटपुट दिया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसने कंडीशन को बाद में चेक किया, पहले कोड को रन कर दिया, पहले स्टेटमेंट को रन कर दिया। जब इसने पहली बार स्टेटमेंट रन किया तो इसने ए की वैल्यू प्रिंट कर दी। ए की वैल्यू कितनी है? 11। उसके बाद ए की वैल्यू को 1 से बढ़ाया तो कितनी हो गई? 12। अब ये चेक कर रहा है क्या 12 10 से छोटा है? नहीं है, तो लूप यहां पर रन नहीं होगा। यह होता है डू व्हाइल लूप, जो कि पहले एक बार स्टेटमेंट को रन करता है, उसके बाद कंडीशन को चेक करता है। और यदि हम यहां पर ए की वैल्यू 1 कर देते हैं तो अब हमारा आउटपुट 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएगा। तो डू व्हाइल लूप एक ऐसा लूप होता है जो पहले स्टेटमेंट को रन करता है, उसके बाद कंडीशन को चेक करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डू व्हाइल लूप। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट एक ब्लैंक लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट एक ब्लैंक लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है? जावा स्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर क्या होता है? जो कि प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन रन करता है। और जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम भी कैसा रन होता है? लाइन बाय लाइन। जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम इंटरप्रेटर के द्वारा रन किया जाता है। मतलब जावा स्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है? जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर के द्वारा रन किया जाता है। एक होता है कंपाइलर, जो कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट कर देता है, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन रन करता है। तो जावा स्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इस क्वेश्चन का आंसर है इंटरप्रेटेड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट को HTML में ऐड करने के लिए स्क्रिप्ट टैग का कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाता है? एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट को HTML में ऐड करने के लिए स्क्रिप्ट टैग का कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाता है? अभी हमने जो प्रोग्राम बनाया है इसमें हमने HTML के अंदर ही जावा स्क्रिप्ट को लगा दिया है, लेकिन एक होती है एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट का मतलब क्या है? HTML की फाइल अलग होगी और जावा स्क्रिप्ट की फाइल अलग होगी। यह फाइल सेव होगी .js एक्सटेंशन से, यह फाइल सेव होगी .html एक्सटेंशन से। जब हम इस एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट फाइल को यहां HTML में जोड़ेंगे तो हमें स्क्रिप्ट टैग लगाना होगा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट को जोड़ने के लिए कौन सा टैग लगता है? स्क्रिप्ट टैग। लेकिन अब हमें इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट भी लगाना होगा, src। src का मतलब क्या है? सोर्स। src का मतलब क्या है? सोर्स। जावा स्क्रिप्ट का सोर्स, जावा स्क्रिप्ट का URL देना होगा। मतलब यहां पर हम इस फाइल का सोर्स दे देंगे, एड्रेस दे देंगे कि हमें अपनी HTML फाइल में कौन सी जावा स्क्रिप्ट फाइल को ऐड करना है। तो यदि हमें एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट को HTML में ऐड करना है तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर src एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। src का फुल फॉर्म क्या होता है? सोर्स। एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट को HTML में ऐड करने के लिए स्क्रिप्ट टैग के साथ सोर्स एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जावा स्क्रिप्ट में रन टाइम पर वैल्यू इनपुट करने के लिए किस डायलॉग बॉक्स का उपयोग किया जाता है? जावा स्क्रिप्ट में रन टाइम पर वैल्यू इनपुट करने के लिए किस डायलॉग बॉक्स का यूज किया जाता है? आज की वीडियो में ही हमने यह समझा है कि जावा स्क्रिप्ट 3 प्रकार के डायलॉग बॉक्स को सपोर्ट करती है, अलर्ट, कन्फर्म और प्रॉम्प्ट। जो प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स है वह रन टाइम पर वैल्यू इनपुट करने के लिए यूज किया जाता, जबकि अलर्ट और कन्फर्म रन टाइम पर कोई मैसेज शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। जावा स्क्रिप्ट में 3 प्रकार के डायलॉग बॉक्स होते हैं, अलर्ट, कन्फर्म, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट से हम रन टाइम पर वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, जबकि अलर्ट और कन्फर्म में हम रन टाइम पर कोई मैसेज को शो कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स के द्वारा रन टाइम पर वैल्यू को इनपुट किया जाता है। प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स को कैसे यूज करते हैं इसको हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। अभी तक हमने अपने प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल बनाए थे सभी वेरिएबल की वैल्यू को हमने यहां पर इनिशियलाइज कर दिया था, यहां पर फिक्स कर दिया था। अब यदि हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को रन टाइम पर यूजर से इनपुट कराना है तो हमें प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज करना होगा। प्रॉम्प्ट, पहले हमने यहां पर एक वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जाम्पल हमने वेरिएबल का नाम दिया ए, फिर हमने लिखा इक्वल और यहां पर हमने लिखा प्रॉम्प्ट। कौन सा डायलॉग बॉक्स ऐड करना है हमें? प्रॉम्प्ट। और हमने यहां पर मैसेज दे दिया डबल कोट के अंदर एंटर एनी नंबर। अब क्या होगा, जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो यूजर को एक प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स शो किया जाएगा, उसमें यूजर कोई भी एक नंबर इनपुट कर सकता है और यूजर जो नंबर इनपुट करेगा वह किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा? ए वेरिएबल में। उसके बाद हमने यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ए की वैल्यू को आउटपुट में प्रिंट कर दिया है, ए की वैल्यू को। मतलब प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स से यूजर कोई भी एक नंबर देगा और आउटपुट में हम किससे प्रिंट कर देंगे उसको? डॉक्यूमेंट डॉट राइट से। हम प्रोग्राम को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं प्रोग्राम को रन करने पर हमारे सामने प्रॉम्प्ट बॉक्स आ गया है और इसमें क्या लिखा हुआ है? मैसेज एंटर एनी नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर दिया 200 और ओके किया तो हमने जो 200 दिया है वह ए में स्टोर हो गया और आउटपुट में प्रिंट हो गया। इनपुट करने के लिए प्रॉम्प्ट लगा है और आउटपुट के लिए लगा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। लेकिन यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, जो प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स है वह बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करता है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट। हमने दिया नंबर है लेकिन वो उसको क्या मानेगा? अभी एक स्ट्रिंग मानेगा। यदि हम यहां पर लिख दें a+5, इसका मतलब क्या है? हम जो नंबर देंगे हमें उसमें कितने ऐड करने हैं? 5। अभी यदि हम प्रोग्राम का आउटपुट देखें, हमने यहां पर दिया 5 और ओके पर क्लिक किया तो आप देख सकते आउटपुट क्या आ रहा हमारा? 5 आ रहा है, जबकि आउटपुट क्या आना चाहिए था? 10। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स है वह बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करता है। स्ट्रिंग मतलब यह नंबर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हम जो 5 दे रहे हैं उसको यह स्ट्रिंग मान रहा है। और उसने क्या किया है? 5 जो हमारी स्ट्रिंग है उसके साथ 5 को जोड़कर प्रिंट कर दिया। आउटपुट क्या आ गया? 5, जबकि हमें आउटपुट क्या चाहिए था? 10 चाहिए था। तो जो प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स है वह तो बाय डिफॉल्ट कैसी वैल्यू लेता है? स्ट्रिंग। हमें क्या करना होगा? इस स्ट्रिंग को नंबर में बदलना होगा और स्ट्रिंग को नंबर में बदलने के लिए हम यहां पर पार्स इंट फंक्शन लगाने वाले हैं। पार्स इंट, यह पार्स इंट फंक्शन क्या करेगा? यह जो प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स से वैल्यू आएगी और प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स कैसी वैल्यू देगा हमें? स्ट्रिंग। उसको ये पार्स करके इंटीजर में बदल देगा। इंटीजर में बदल देगा मतलब नंबर में बदल देगा। तो प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स से आएगी स्ट्रिंग, उसको नंबर में कौन बदल देगा? पार्स इंट। अब ए की वैल्यू स्ट्रिंग नहीं होगी, नंबर बदल जाएगी, इंटीजर बन जाएगी। अब हम अपने प्रोग्राम का आउटपुट चेक करें। फॉर एग्जाम्पल हमने दिया 5 और ओके किया तो आप देख सकते 5 + 5 कितना हो गया? 10 हो गया। मतलब अब प्रॉम्प्ट बॉक्स ने नंबर को इनपुट किया है। पहले यह क्या ले रहा था? स्ट्रिंग ले रहा था। तो स्ट्रिंग को हमने नंबर में किससे बदला है? पार्स इंट फंक्शन से। पार्स इंट मतलब जो स्ट्रिंग आएगी उसको यह नंबर में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर नंबर में। तो प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स से वैल्यू इनपुट होती है लेकिन बाय डिफॉल्ट कैसी वैल्यू इनपुट होती है? स्ट्रिंग। हमें उसको किस में बदलना पड़ेगा? नंबर में। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में
NaN का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट में NaN का फुल फॉर्म क्या होता है? NaN का फुल फॉर्म होता है नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर। जब हम जावा स्क्रिप्ट में कोई वैलिड नंबर नहीं देते हैं तब हमें NaN शो किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉट अ नंबर। जावा स्क्रिप्ट में यदि हमने एक वैलिड नंबर नहीं दिया तो हमें एक मैसेज शो किया जाता है, एक एरर शो की जाती है NaN, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉट अ नंबर। इसको हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। हमने अपने प्रोग्राम में प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज किया है, प्रॉम्प्ट बॉक्स का, और प्रॉम्प्ट बॉक्स जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू लेता है वह तो स्ट्रिंग लेता है। हमने स्ट्रिंग को किस में बदला है? नंबर में। मतलब ए में हमें एक नंबर इनपुट करना होगा और हम जो भी नंबर देंगे उसमें 5 जोड़कर हमें आउटपुट दिया जाएगा। अब यदि हम अपने प्रोग्राम को रन करें और यहां पर हमें प्रॉम्प्ट बॉक्स में एक नंबर देना है, हम यदि नंबर देंगे तो हमें 5 जोड़कर आउटपुट दिया जाएगा। बट यदि हम यहां पर नंबर इनपुट ना करें, ब्लैंक रखें और ओके कर दें, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमें NaN मैसेज शो किया जा रहा है, मतलब नॉट अ नंबर। हमें प्रॉम्प्ट बॉक्स में एक वैलिड नंबर देना था और हमने वहां पर कोई वैल्यू नहीं दी। हमें यहां पर एक नंबर देना था जो कि हमने नहीं दिया, तो हमें एक NaN मैसेज शो किया जा रहा है। यदि हम यहां पर नंबर के स्थान पर कोई टेक्स्ट दे देते हैं और ओके करते हैं, तब भी आप देख सकते हैं क्या मैसेज शो किया जा रहा है? NaN, क्योंकि हमने टेक्स्ट दिया है, नंबर नहीं दिया है। तो जब हम जावा स्क्रिप्ट में वैलिड नंबर नहीं देते हैं तब NaN शो किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉट अ नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नॉट अ नंबर। आज की वीडियो में हमने जावा स्क्रिप्ट से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। साथ ही साथ हमने जावा स्क्रिप्ट को थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सीखा है। कम समय में हमने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझा, साथ ही साथ जावा स्क्रिप्ट को प्रैक्टिकली यूज करना भी समझा। आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।